दिसंबर की सर्द हवाएं खिड़की के गांठ से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। उसके सामने NH-43 की काली सड़क बिछी थी, जो हेडलाइट की पीली रोशनी में किसी विशाल नागिन की तरह लग रही थी। आर्यन का काम आज खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अंतिम समय में आए एक अर्जेंट पार्सल की वजह से उसे इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आना पड़ा। गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा एक छोटा सा लाफिंग बुद्धा हर गड्ढे के साथ हिल रहा था, मानो आर्यन की बेबसी पर हंस रहा हो। मोबाइल का नेटवर्क पिछले कई किलोमीटर से नो सर्विस दिखा रहा था। आर्यन ने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी सिर्फ कर कर की कर्कश आवाज ही सुनाई दे रही थी। पता नहीं किस पागल ने इस जंगल के बीच घर बनाया है। ऊपर से ये गूगल मैप्स लगता है आज मुझे नर्क का रास्ता दिखाकर ही मानेगा। तभी उसे सड़क के बाईं ओर एक आकृति दिखी। कोहरा इतना घना था कि पहले उसे लगा शायद कोई पेड़ गिर गया है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी करीब आई, रोशनी एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और एक सूखी लकड़ी से मिट्टी पर कुछ अजीब सी लकीरें खींच रहा था। उसके सफेद बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे। आर्यन ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की। उसे लगा शायद रास्ता पूछ लेना बेहतर होगा। बाबा जरा सुनिए, ये सिमलगुड़ा जाने वाला रास्ता यही है क्या? आदमी ने सिर उठाया और एक भयानक सी हंसी हंस पड़ा, जिसे देखकर आर्यन को अजीब सा लगा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से उसकी तरफ देखा, वो आदमी वैन के पास बिल्कुल सामान्य सा खड़ा था। आर्यन को लगा शायद ये उसका वहम था। उसने खुद को संभाला और फिर से आवाज दी, ओ बाबा जरा सुनिए, ये सिमलगुड़ा जाने वाला रास्ता यही है क्या? यहाँ रास्ते खत्म नहीं होते बेटा, यहाँ सिर्फ चक्कर शुरू होते हैं। पीछे मुड़ जा, अभी भी समय की एक लकीर बची है। बाबा रास्ता पता है तो बताइए, पहेलियां मत बुझाइए। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। देर तो तब हुई थी जब तूने इस पुल को पार किया था। जा देख ले अपनी दुनिया, अगर ढूंढ सके तो। आर्यन ने बड़बड़ाते हुए कांच ऊपर चढ़ाया और एक्सीलरेटर दबा दिया। उसे लगा कोई सनकी बूढ़ा है जो बस उसे डरा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी वहां नहीं था। सड़क एकदम सपाट और खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। कोहरा अचानक इतना घना हो गया कि उससे बोनट के आगे कुछ भी दिखना बंद हो गया। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसके दिल की धड़कन इंजन के शोर के साथ मुकाबला कर रही थी। करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उसे आगे वही मोड़ दिखाई दिया जहां पत्थर पड़े थे। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि सड़क के उसी किनारे पर वही आदमी बैठा हुआ था और ठीक उसी तरह मिट्टी पर लकड़ी से लकीरें खींच रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सीधा चल रहा था, मैंने कोई टर्न नहीं लिया। ये वही जगह कैसे हो सकती है? उसने घड़ी देखी। वह काफी देर से गाड़ी चला रहा था, लेकिन फिर भी वहीं वापस आ पहुंचा था। कोहरे के पीछे से एक धीमी सी हंसी गूंजी, जो वैन के लोहे को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची। आर्यन के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें इतनी ठंडी लग रही थीं जैसे बर्फ की सुइयां चुभ रही हों। उसने वैन की हेडलाइट्स हाई बीम पर कर दी। रोशनी की 2 तेज किरणें कोहरे की मोटी चादर को भेदने की कोशिश करने लगी। उसने आदमी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने झटके से गियर बदला और वैन को इतनी तेजी से भगाया कि टायरों की चीख सन्नाटे को चीर गई। ये सिर्फ मेरा वहम है, मैं बस थक गया हूं। करीब 10 किलोमीटर तक उसने गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाया। अचानक सड़क के बीचों बीच एक लाल रंग का दुपट्टा पड़ा दिखा। आर्यन ने गाड़ी नहीं रोकी और उसके ऊपर से निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद वही लाल दुपट्टा फिर से हेडलाइट की रोशनी में चमका। आर्यन का गला सूख गया। उसने फिर गाड़ी निकाल दी। तीसरी बार जब वही दुपट्टा दिखा तो उसने जोर से ब्रेक मार दिया। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। आर्यन नीचे उतरा और उस दुपट्टे को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा कि वह कपड़ा नहीं बल्कि किसी इंसान की बर्फ जैसी ठंडी त्वचा है। उसके हाथ कांप उठे। उसने घबराकर दुपट्टे को सड़क पर फेंक दिया और तेजी से पीछे हट गया। तभी सड़क के किनारे झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। आर्यन की सांस अटक गई। उसने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? देखो मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ कंपनी का सामान है, मुझे जाने दो। कुछ पल तक सिर्फ हवा की सीटी सुनाई देती रही। फिर अचानक झाड़ियों के भीतर से एक धीमी आवाज आई, आर्यन बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहा है? वो आवाज सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसकी माँ की आवाज थी। बिल्कुल वही अपनापन, वही नरमी। घर आजा बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। आर्यन की आंखें फैल गईं। उसकी माँ तो शहर में थी। यहाँ इस सुनसान जंगल में उसकी आवाज कैसे आ सकती थी? उसने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी झाड़ियों की तरफ डाली। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ लंबे पेड़ थे जो हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे अंधेरे में कोई विशाल साया सांस ले रहा हो। ये कोई मजाक है क्या? सामने आओ। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वो उसकी माँ ही थी। वही नीली साड़ी, वही सफेद बाल, वही चेहरा। लेकिन जैसे ही वह रोशनी में आई, आर्यन की चीख निकल गई। उसकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला तरल बह रहा था। उसके होंठ अस्वाभाविक तरीके से फैलते जा रहे थे। आर्यन घर चलो,
उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। आर्यन दौड़कर वैन के अंदर घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत अपने दोस्त समीर को फोन लगाया। कुछ सेकंड बाद कॉल लग गई। हेलो समीर, भाई मैं फंस गया हूँ, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, मुझे माँ दिखाई दे रही है। फोन की दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर समीर धीरे से हंसा। पीछे मुड़कर देख आर्यन, मैं तेरे पीछे वाली सीट पे बैठा हूँ। आर्यन का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। पीछे वाली सीट खाली थी, लेकिन उसी पल उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट गूंजी। मैं यहीं हूँ। आर्यन चीख पड़ा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक फोन की स्क्रीन काली पड़ गई। उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। समय समाप्त। उसी पल वैन की छत पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैरों से वैन की छत पर घूम रहा हो। आर्यन ने डरते हुए ऊपर देखा। फिर अचानक ड्राइवर साइड की खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम। कांच पर एक हथेली का निशान उभर आया। वह हाथ इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखून लोहे जैसे काले। आर्यन ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। वैन चीखती हुई सड़क पर दौड़ पड़ी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोहरा और घना होता जा रहा है। हेडलाइट की रोशनी अब मुश्किल से कुछ फीट आगे तक पहुंच रही थी। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। आर्यन ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम। वैन उस आदमी से टकरा गई। आर्यन का सिर स्टीयरिंग से टकराया। कुछ सेकंड तक सब धुंधला हो गया। जब उसने कांपते हुए बाहर देखा तो सड़क खाली थी, वहां कोई नहीं था। लेकिन वैन के बोनट पर खून फैला हुआ था और उसी खून में किसी ने उंगली से एक शब्द लिखा था।